वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं करूंगा पीएम। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है कार्तिका। कार्तिका अपने रूम में बैठी होती है और तभी उसको उसकी फ्रेंड प्रिया का कॉल आता है। वो उसी के घर के बाहर खड़ी होती है। कार्तिका फिर गेट खोलकर उसको अंदर लेके आती है। प्रिया कहती है कि यार चिल करो, मुझे पता है तुम एक ब्रेव गर्ल हो। यहाँ हमको समझ में आता है कि कार्तिका का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, इसलिए प्रिया कार्तिका को चिल होने को कह रही है। इन दोनों की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि ये कोविड-19 का समय है और लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर प्रिया कार्तिका से कुछ बुक्स मांगती है, साथ ही ये भी कहती है कि तुम लाइब्रेरी जाकर कुछ बुक्स क्यों नहीं पढ़ लेती, वहाँ तुम अच्छे से बुक्स पढ़ के एंजॉय कर सकती हो। कार्तिका को प्रिया की ये बात अच्छी लगती है और फिर वो लाइब्रेरी जाकर काफी सारी बुक्स को ढूंढती है। लेकिन तभी उसको इसी बीच लाइब्रेरी का केयरटेकर आनंद मिलता है, जो कार्तिका से कहता है कि ये लाइब्रेरी 100 साल पुरानी है। कार्तिका भी उस लाइब्रेरी को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। बहुत सारी बुक्स देखने के बाद आखिरकार कार्तिका को एक अच्छी बुक मिलती है जिसका नाम है करूंगा पीएम। कार्तिका फिर इस बुक को पढ़ना शुरू करती है और यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्चुअल स्टोरी, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की अपने अपार्टमेंट में अपना सारा सामान लेकर सीढ़ियों पर बैठी हुई है। उसका नाम मीरा है। तभी एक लड़का जिसका नाम शक्ति है सीढ़ियों से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा होता है। शक्ति रास्ते में मीरा को देखकर उससे रोने की वजह पूछता है। मीरा कहती है कि मैं जब अपने फ्लैट में जा रही थी तो मेरे फ्लैट के ओनर ने मुझे मेरे फ्लैट में एंटर होने ही नहीं दिया और उसने मुझसे बोला कि तुम्हारी जगह सड़कों पर है, जाओ जाकर रोड पर भीख मांगो। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड शालिनी को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। उससे मैंने हेल्प लेने की कोशिश की लेकिन शालिनी ने भी मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मेरे घर पे बूढ़े माता पिता हैं, मैं उनके साथ तुम्हें घर पर नहीं रख सकती। तो अब तुम ही बताओ मैं किधर जाऊं, क्या करूं? बाहर तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब मैं क्या करूं? मीरा की सारी बातें सुनकर शक्ति को बड़ी दया आती है और वो मीरा से कहता है कि तुम मेरे घर पे आ सकती हो, मैं वैसे भी अकेला ही रहता हूँ, तो क्यों ना जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरे घर पर ही रहो और लॉकडाउन खत्म होते ही तुम चली जाना। मीरा को शक्ति की ये बात ठीक लगती है और वो उसके घर पर चली जाती है। अब अगली सुबह हम मीरा को देखते हैं जो अपने बेड पर सोई हुई है। तभी उसे कुछ घंटियों की आवाज आती है। वो फ्लैट की बालकनी में जाकर देखती है तो शक्ति पहले ही वहां पर मौजूद होता है। शक्ति मीरा को कहता है कि हमारे अपार्टमेंट में रह रहे फ्लैट B3 के ओनर की डेथ हो गई है। मीरा को ये बात सुनकर जैसे बड़ा शौक लगता है और वो कहती है कि फ्लैट B13 का ओनर ही तो मेरे फ्लैट का ओनर भी है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल फिट था। शक्ति कहता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा था और वाइफ ने गुस्से में आकर एक पिन से अटैक कर दिया और उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। मीरा तो जैसे अभी भी सदमे में है। मीरा कहती है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। शक्ति कहता है लेकिन कैसे? तो मीरा उसे बताती है मैंने कल उस आदमी को शाप दिया था कि उसकी डेथ हो जाए और देखो आज उसकी डेथ हो गई। अब मीरा की बातें सुनने के बाद तो शक्ति जोर जोर से हंसने लगता है कि मीरा तुम पागल तो नहीं हो गई हो। लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, मैंने कुछ दिनों पहले एक दुकान से साड़ी ली थी और वो मुझसे गलती से जल गई, लेकिन जब मैं वो साड़ी वापस लेकर उसके दुकान में गई तो दुकान का ओनर मुझसे काफी रूडली बिहेव कर रहा था और तब मैंने उससे शाप दिया कि तुम्हारी साड़ी और तुम्हारी दुकान जल जाए। उसके कुछ दिनों के बाद उस दुकान में आग लग गई और उसका ओनर अपनी दुकान के साथ ही जल गया। ये सुनकर शक्ति फिर से मीरा की बात सुनकर बहुत हंसता है। शक्ति को हंसता देखकर मीरा कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो टेस्ट कर लो। और उसके बाद दोनों मिलकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। फूड लेकर एक डिलीवरी बॉय आता है। डिलीवरी बॉय को देखकर मीरा अपनी आंखें बंद करके कुछ विश करती है और उसके जाने के बाद शक्ति और मीरा अपनी बालकनी में जाकर उस डिलीवरी बॉय को देखने लगते हैं। डिलीवरी बॉय जब अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है तो उसकी बाइक स्टार्ट होती नहीं। ये देखकर शक्ति को बहुत अजीब लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय की बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो चला जाता है। शक्ति अब मीरा से पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया? मीरा कहती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे डिलीवरी बॉय को देखकर दया आ गई। इसके बाद शक्ति मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अब रात के वक्त मीरा अपना मोबाइल चला रही होती है लेकिन उसके मोबाइल पर नेटवर्क ही नहीं आते, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आकर शक्ति को आवाज लगाती है, लेकिन शक्ति घर पर होता ही नहीं है। इसके बाद मीरा घर के मेन गेट की तरफ बढ़ती है लेकिन मेन गेट भी लॉक होता है क्योंकि शक्ति गेट लॉक करके वहां से चला गया था। मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी शक्ति घर वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। वो इस बैग को लेकर सीधे अपने रूम में जाता है। मीरा वहां आकर शक्ति से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ अकेले इस घर में बंद क्यों कर दिया था? शक्ति जवाब देता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अकेला रहता हूँ इसलिए घर को लॉक करने की आदत हो गई थी, आइंदा से नहीं करूंगा, ठीक है? ये कहकर शक्ति अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है। मीरा को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही होती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। अब रात के वक्त जब मीरा सोती है तो उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। मीरा उठकर चेक करती है तो देखती है शक्ति एक लाश को घसीटते हुए घर के बाहर लेके जा रहा है और ये देखकर मीरा को शॉक हो जाता है। अगली सुबह शक्ति के जाने के बाद मीरा शक्ति का रूम चेक करती है तो उसे शक्ति के बैग में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसको देखकर मीरा काफी डर जाती है। मीरा की नजर तभी बाथरूम पर पड़ती है और उस बाथरूम में जाने पर उसे लड़की की डेड बॉडी मिलती है। मीरा इन
दोनों की डेड बॉडीज को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब शक्ति आता है वो मीरा से कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए वनीला आइसक्रीम लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से इसको खा लेते हैं। मीरा तो वैसे काफी डरी हुई है, इसलिए वो शक्ति की बात मान लेती है चुपचाप। अगले दिन मीरा शक्ति के घर से भागने का प्लान बनाती है और जब वो वहां से जाने लगती है तो पीछे से शक्ति आ जाता है और मीरा का सर दीवार से भिड़ा देता है। मीरा तो बेहोश हो जाती है और शक्ति उसे अपने रूम में लेकर जाकर बांध देता है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज आती है और शक्ति बाहर चेक करने जाता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर शक्ति बिल्कुल शॉक, क्योंकि बाहर रखे डाइनिंग टेबल के चेयर्स अपने आप ही हिलने लग जाते हैं। शक्ति ये सब देखकर काफी डर जाता है और वापस अपने रूम में आता है। तभी वो देखता है कि जिस लड़के की डेड बॉडी को उसने मारा था वो खुद से खड़ा होकर मीरा की तरफ बढ़ने लगती है और इसके बाद वो बॉडी शक्ति पे खूब अटैक करती है, लेकिन अगले ही पल वो बॉडी शक्ति की आंखों के सामने से गायब। तभी शक्ति की एक दोस्त का वीडियो कॉल आता है। शक्ति अपने फ्रेंड को मीरा के बारे में सब कुछ बताता है और उसकी कुछ फोटोज अपने फ्रेंड को भेज देता है। अभी शक्ति अपने फ्रेंड से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक मरा हुआ आदमी खड़ा होता है, जिसको देखकर शक्ति का दोस्त काफी डर जाता है और शक्ति से बोलता है, तुम्हारे पीछे कोई है। शक्ति जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी है जिसे शक्ति ने अपने हाथों से 1 मिनट पहले मारा था। अब शक्ति के अंदर काफी डर होता है और अब वो फेसबुक पे मीरा की प्रोफाइल चेक करता है, जिसमें एक पोस्ट में देखता है कि मीरा की तो 5 साल पहले ही डेथ हो गई है। ये देखकर शक्ति के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन मीरा को चेक करने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन मीरा कमरे में नहीं होती। तभी पीछे से मीरा की आत्मा शक्ति पे अटैक करके उसे मार डालती है। अब कहानी वापस से उसी लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ कार्तिका बुक पढ़ रही है। कार्तिका ये स्टोरी पढ़ने के बाद अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है, लेकिन वो किसी दूसरे कॉल में बिजी होती है, इसलिए वो कार्तिका का कॉल रिसीव नहीं करती। अब कार्तिका वापस से बुक पढ़ना शुरू करती है तो अगली स्टोरी में हम एक घर को देखते हैं जिसके बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वो घर के गेट को नॉक करता है तो घर के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम काजल है। बाहर आकर वो उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। वो लड़का बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ, साथ ही मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जो आपके साथ एक वीडियो में कोलैबोरेट करना चाहता है। यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है कि काजल भी एक यूट्यूबर है जो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाती है। अगले सीन में हम काजल को उसके घर पे देखते हैं जो अपने फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बना रही है। तभी लाइव वीडियो में वो पीछे किसी आदमी को देखती है, जिसके बाद वो काफी डर जाती है और उस आदमी को ढूंढने जाती है कि कहाँ है वो। तभी पीछे से वो आदमी काजल पर अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है और काजल उसके पीछे जाकर उस पर एक पेन से हमला कर देती है, जिसके बाद वो आदमी बेहोश और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी अगल बगल 4-5 लोग होते हैं जिसे काजल ने पकड़ के रखा हुआ था और वो एक आदमी का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां काट देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि काजल भी एक आत्मा ही है जो आदमियों की उंगली काटकर उन्हें अपने पास रख लेती है। अब कहानी वापस से लाइब्रेरी में आती है जहाँ कार्तिका बुक पढ़ रही होती है और यह हम देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में एक आत्मा का साया है जो ठीक कार्तिका के सामने खड़ा है। कार्तिका भी उस आत्मा को देख लेती है, लेकिन तभी प्रिया का कॉल कार्तिका को आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे जो साया उसने देखा है वो केवल उसका एक भ्रम है। अब कॉल पे कार्तिका प्रिया को दोनों स्टोरीज बताती है और कहती है कि इस बुक में एक डार्क टेल्स करके चैप्टर है जो करीब 100 साल पहले लिखा गया है, लेकिन इसमें प्रेजेंट की चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि लॉकडाउन, कोविड और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी इस बुक में काफी सारी चीजें मेंशन है। प्रिया कहती है ये तो बड़ी अजीब बात है, जरा इस बुक के राइटर का नाम देखो। अब कार्तिका जब बुक के पीछे वाले पार्ट को देखती है तो वहां पर राइटर का नाम लिखा होता है, लेकिन नाम थोड़ा धुंधला सा है, इसलिए कार्तिका को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद प्रिया कहती है कि मैं अपने भाई को बोलती हूँ इस बुक के राइटर का नाम पता करने को। ये कहकर प्रिया कॉल कट कर देती है। कार्तिका फिर से वापस बुक पढ़ना शुरू करती है और यहीं से होती है अगली कहानी की शुरुआत, जिसमें हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को, जिसमें लड़की का नाम श्रुति है और लड़के का नाम जैकब। वो लोग म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ अभिमन्यु के घर जा रहे होते हैं। अब सिद्धार्थ के घर पहुंचने के बाद जैकब श्रुति को एक न्यू सिंगर के रूप में सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो लोग सॉन्ग की रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। लेकिन बीच रिकॉर्डिंग में सिद्धार्थ श्रुति के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन श्रुति को ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से जाने लग जाती है। जैकब श्रुति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति कहती है मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, जैकब प्लीज तुम मुझे घर छोड़ दो। ये कहकर जैसे ही वो सिद्धार्थ के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा खुलता ही नहीं। तभी सिद्धार्थ कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग के बच्चों की बदमाशी है, ये लोग हमेशा ही लॉक करके चले जाते हैं। अब तक सिद्धार्थ के घर की लाइट भी जा चुकी है। जैकब और श्रुति घर के हॉल में बैठे होते हैं और सिद्धार्थ कैंडल लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो कैंडल जलाने की कोशिश करता है एक आत्मा बार बार उसकी कैंडल बुझा देती है। सिद्धार्थ बहुत कोशिश करता है
लेकिन तब भी वो कैंडल जलाने में कामयाब नहीं होता। इसके बाद वो दूसरी कैंडल लेने अपने रूम में जाता है। इधर हॉल में श्रुति और जैकब अकेले होते हैं। तभी वहां पर एक औरत लालटेन लेकर आती है और जैकब और श्रुति के बीच में आकर बैठ जाती है। जैकब उससे पूछता है, तुम सिद्धार्थ की फ्रेंड हो क्या? लेकिन वो औरत रोने लग जाती है। श्रुति उससे रोने की वजह पूछती है तो वो कहती है कि मैं कितना खुश थी, मेरी जिंदगी में सब बढ़िया था, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया। श्रुति कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। तभी वहां पर सिद्धार्थ आता है और वो औरत गायब। श्रुति सिद्धार्थ से कहती है, तुमने एक औरत को अपने घर में छुपा कर रखा है और तुम उसे डेली टॉर्चर करते हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? सिद्धार्थ कहता है, मैंने तो ऐसी कोई औरत को अपने घर में छुपा कर रखा ही नहीं है। लेकिन श्रुति को सिद्धार्थ की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उठकर वॉशरूम जाती है और वहां भी श्रुति उसी औरत को देखती है जो उसे अपने बारे में बता रही है। लेकिन इस बार वो औरत हाथ में लालटेन लिए दीवार की तरफ सर करके खड़ी कुछ बोल रही है। श्रुति इस बार उस औरत को देखकर बहुत डर जाती है। फिर वो हिम्मत करके उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है। लेकिन जब वो औरत श्रुति की तरफ मुड़ती है तो श्रुति घबरा जाती है और वहां से फटाफट भागती है। फिर बाहर जाकर जैकब और सिद्धार्थ को वो सारी बातें बताती है और अब सिद्धार्थ और जैकब चेक करने के लिए बाथरूम में आते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं। तभी उन सबको बाहर एक आत्मा दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब। अब जैसे ही वो सभी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दीवार की तरफ करते हैं तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है। फिर वो लोग लाइट ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं और इस बार उन सबको एक सरदार दिखता है जो शराब के नशे में चूर है। फिर वो लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं और इस बार उनको एक किन्नर दिखती है। फिर लाइट ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं तो इस बार एक चाय वाला आदमी दिखाई देता है। फिर ऑफ करते हैं तो इस बार उन्हें वो नाटा आदमी दिखता है। फिर लाइट ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं तो इस बार उन्हें वो पांचों आदमी एक साथ दिखाई देते हैं। सीन यहीं से कट होता है और हम अगली रात का सीन देखते हैं जहां पर जैकब स्टूडियो में बैठा होता है। तभी उसके फोन पर प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो जैकब से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, एक कार में 5 इनोसेंट लोगों की जान चली गई और ऐसा करने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया। जैकब कहता है कि सर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद जैकब जब न्यूज को चेक करता है तो उसमें वही 5 लोगों की मौत दिखाते हैं जो उसने एक रात पहले देखी थी। अब जैकब को ये समझ में आ गया है कि उन 5 की आत्मा इसी स्टूडियो में भटक रही है। तभी पीछे से जैकब के कमरे का गेट बंद होता है और वो आत्माएं जैकब को मार डालती हैं। कार्तिका ये सारी चीजें पढ़कर काफी हैरान होती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी उसके बगल से एक आवाज आती है। कार्तिका उठकर चेक करती है तो देखती है वो औरत जिसे उसने बुक में पढ़ा था वो लालटेन लेकर उसके सामने खड़ी है। कार्तिका उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी कहानी में एक और आत्मा कार्तिका का पीछा करने लगती है। कार्तिका सभी मरे हुए लोगों को गूगल पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में सभी लोग किसी न किसी वजह से मारे जा चुके हैं और अब उनकी आत्माएं भटक रही हैं। कार्तिका ये सब सुनकर देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए वो लाइब्रेरी से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है उसका पैर फंसता है और वो जमीन पर गिरती है। लेकिन अब कार्तिका बचते हुए बुक को पढ़ना शुरू करती है। यहाँ हम एक और स्टोरी को देखते हैं ब्रिटिश टाइम की, जिसमें एक गाँव में रात के वक्त एक आदमी अकेले जा रहा होता है। उसका नाम कांडा है। तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारने लगता है। कांडा डर जाता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। लेकिन फिर कोई उसका नाम बार बार पुकारता है। कांडा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उस पे कोई हथियार से वार करके उसके शरीर के 2 टुकड़े करता है। अगली सुबह हम कहानी में एक और लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम भी कार्तिका है। वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। अभी उसका देवर अरुण भी वहां पर आता है और कार्तिका को एक चिट्ठी देते हुए कहता है, ये मेरे भाई की चिट्ठी है, आप इसको पढ़ो। कार्तिका जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ती है तो वो काफी खुश हो जाती है और अरुण से बोलती है, आपके भाई की आर्मी की ड्यूटी खत्म हो गई है और वो यहाँ आने वाले हैं। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन्हें कुछ आवाजें आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके कुछ गांव वाले भाग रहे होते हैं। अरुण ने गांव वाले को रोककर पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? वो आदमी कहता है कि किसी ने कांडा की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए हैं, बस हम सब वही देखने जा रहे हैं। अरुण भी वहां पर आता है। उस गाँव का सरपंच वहाँ पहले से ही मौजूद होता है और उसका नाम अनाची है। अरुण अनाची से कहता है कि आप हमारे गाँव में इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि कांडा की मौत इस गांव में चौथा मर्डर है और इससे पहले भी 8 बच्चे इस गांव से गायब हैं। अनाची कहता है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम अभी इन सभी बातों के लिए काफी छोटे हो। शायद तुम जानते नहीं हो कि हमारी फैमिली पीढ़ियों से इस गांव की रक्षा कर रही है। इसके बाद सभी गांव वाले अपने घर वापस चले जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिका ने अपने हस्बैंड के घर वापस आने की खुशी में एक दावत रखी है और उसने सभी गांव वालों को वहां पर बुलाया है। अनाची भी उस दावत में शामिल होता है और कार्तिका के हालचाल लेने के बहाने अपने हाथ दिखाने लग जाता है ताकि वो अपना भविष्य जान सके। यह हमको पता चलता है कि कार्तिका एक एस्ट्रोलॉजर है जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बता सकती है। कार्तिका कहती है कि मैंने इस गाँव के बारे में और खुद के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है जो सच हो रही है। साथ ही मैंने एक किताब लिखी है जिसमें अभी से 100 साल बाद होने वाली घटनाओं के बारे में भी लिखा हुआ है और ये आगे चलकर सच होंगी। अनाची कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। अनाची उसको एक पेपर देता है जिसमें कार्तिका को अपने बारे में लिखना है, लेकिन कार्तिका जैसे ही अपने बारे में लिखने के लिए अपनी आंखें बंद करती है वैसे ही उसे अपना पूरा फ्यूचर दिख जाता है, जिसके बाद कार्तिका बहुत परेशान होती है और पेपर पर लिखती है ये गांव एक नर्क बन जाएगा। अनाची ये सब देखकर कहता है कि तुमने इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है, हमारा गांव तो पहले से ही नर्क है। खैर छोड़ो, तुम कुछ मेरे बारे में लिखो। तब कार्तिका लिखती है कि पानी के मटके से बच के। अनाची ये देखकर बहुत हंसता है और हंसते हंसते उसके दोनों हाथ से बगल में रखे पानी के मटके फूट जाते हैं। अनाची ये देखकर बहुत शॉक। तभी कार्तिका की बेटी कार्तिका के पास आकर अपने पापा के आने की खबर देती है। कार्तिका काफी खुश होती है जैसे ही वो अपने पति से मिलने जाती है। अरुण उसे खबर देता है कि मेरा भाई जंग में शहीद हो गया है और उसे सफेद कपड़ों में लपेटकर आर्मी वालों ने भेजा है। ये सुनते ही कार्तिका को मानो झटका लग जाता है। इसके बाद कार्तिका का एक नौकर अनाची के पास जाता है और उससे बोलता है कि इस गाँव में होने वाली सारी हत्या के बारे में मैं सब जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। अनाची ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तभी कार्तिका का नौकर अनाची से कहता है कि मेरा कुत्ता एक बार गुम हो गया था और मैं उसे ढूंढ रहा था। तभी मैंने गलती से कार्तिका का कमरा देखा जहां पर वो एक चुड़ैल बनकर बैठी थी और वही कारण है हमारे इस गांव में होने वाली मौतों का। नौकर की बात सुनकर अनाची सारी बातें अरुण को बताता है और वो लोग मिलकर एक पंडित को बुलाते हैं। फिर वो पंडित कार्तिका के घर जाकर उस पर कुछ जादू टोना करता है और अनाची से कहता है कि जल्दी से जल्दी कार्तिका की शुद्धि करनी होगी, नहीं तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग कार्तिका की शुद्धि करते हैं और उससे सभी चीजें छीन ली जाती हैं और गांव के एक कोने में उसे छोटी सी जगह दी जाती है। इधर अनाची एक रात कहीं जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पंडित उस पर हमला कर देता है। अनाची समझ जाता है कि गांव में हो रही सारी हत्याएं इसी पंडित ने की थी, इसलिए वो किसी तरह बचकर वहां से भागता है। तभी कार्तिका का नौकर वहां पर आकर अनाची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनाची उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है और आगे बढ़ता है तो वहां उसको अरुण दिखाई देता है। अनाची अरुण को सारी बातें बताता है, लेकिन अरुण एक हथियार को अनाची के पेट में मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ हमको ये समझ में आता है कि पंडित, नौकर और अरुण ये सभी मिले हुए हैं और इन्होंने एक गांव में सभी हत्याएं की हैं। इसके बाद हम कार्तिका को देखते हैं जो अपने पुराने दिन याद कर रही होती है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। कार्तिका अपनी बेटी को एक कुएं के पास लेकर जाती है और उसे कहती है बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई, तुम मुझे मार डालो। तभी पीछे से सभी गाँव वाले आ जाते हैं और उसके साथ अरुण, पंडित और वो नौकर भी होता है। अरुण कार्तिका पे इल्जाम लगाता है कि कार्तिका अपनी बच्ची को जान से मारने की कोशिश कर रही थी और गांव में होने वाले सभी खून का जिम्मेदार भी यही कार्तिका है। सभी गांव वाले इसके बाद कार्तिका को मारने लगते हैं और उसे एक पेड़ के पास खड़ा करके सभी उस पर पत्थर फेंकते हैं और ऐसे ही कार्तिका की मौत हो जाती है। इसके बाद अरुण, उसका नौकर और वो पंडित कार्तिका की सारी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और तीनों इस बात का जश्न मनाते हैं। जहां अरुण पंडित से कहता है कि वाह तुमने क्या प्लान बनाया, मतलब बेटी के हाथ से ही माँ को पत्थर पड़वाए, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तभी नौकर कहता है कि कुछ जलने की बदबू आ रही है। इसके बाद ये लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो कार्तिका की आत्मा वहां खड़ी होती है और कार्तिका उन तीनों को जान से मार डालती है। इसी के साथ ये बुक की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तभी प्रेजेंट में कार्तिका के पीछे पुरानी वाली कार्तिका की आत्मा खड़ी होती है, जिसको देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी दोस्त प्रिया को कॉल करके सारी बातें बताती है। अब कार्तिका अपने घर पे प्रिया के साथ बुक और उसकी स्टोरीज के बारे में बताती है। प्रिया उसे बुक का एक लास्ट पेज देती है जिसमें बुक के राइटर का नाम मेंशन होता है और राइटर का नाम है उमियाल कार्तिका और यही नाम तो प्रिया की दोस्त कार्तिका का भी है। यहाँ कार्तिका और प्रिया को ये समझ में आता है कि जो कहानी की कार्तिका है उसने ही ये बुक लिखी है, क्योंकि उसके पास सुपरनेचुरल पार्ट्स हैं जिससे वो भविष्य देख सकती है। कार्तिका प्रिया से ये भी कहती है कि सबसे सैड बात तो
ये है कि कार्तिका ने अपनी एंडिंग अपने ही हाथों लिखी है। प्रिया कहती है कि तुम दोनों का नाम भी सेम है, तुम्हारी राइटिंग भी सेम, इसके अलावा तुम्हारा सिग्नेचर भी सेम है। मुझे लगता है कि तुम कहानी वाली कार्तिका का पुनर्जन्म हो। लेकिन कार्तिका ये बात नहीं मानती और वो प्रिया से कहती है कि ये सब तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तभी प्रिया एक पेन और पेपर कार्तिका के हाथ में देती है और उसे कहती है कि तुम इसमें कुछ लिखो। कार्तिका लिखती है कि मुझे भूख लगी है, अच्छा होता कि अगर कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाता। तभी किचन से कुकर की सीटी आती है जिसको देखकर कार्तिका शॉक। लेकिन प्रिया कहती है कि ये तो मेरी मम्मी ने पहले से ही राइस चढ़ा कर रखा हुआ था, इसलिए उसकी सीटी बज रही है, तुम ऐसा करो कुछ और लिखो। तब कार्तिका लिखती है कि सेंटा क्लॉज मुझे पकड़ेंगे और अपनी बैल से मेरी जान ले लेंगे। और ये लिखते ही गेट पर जोर जोर से नॉक होता है। प्रिया और कार्तिका दोनों डर जाते हैं। कार्तिका एक नाइफ लेकर गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन गेट खोलते ही आनंद उसके सामने खड़ा होता है जो प्रिया को लेने आया है। इसके बाद प्रिया आनंद के साथ चली जाती है और कार्तिका गेट लॉक करके रिलैक्स होती है। तभी उसके कानों में बैल की आवाज आ जाती है और उसके सामने बैल लिए सेंटा क्लॉज खड़ा होता है। इसी के साथ ये कहानी टू बी कंटिन्यूड होके यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों आगे क्या होगा इसके लिए वेट करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।